तो वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है इडोब्लेज और मैं हूं दीपक। और आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि है क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, हम लोग ने बहुत कुछ पहले पढ़ रखा है, हम लोग इससे पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, उसका क्या नियम है ना। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कि प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के टोटल 4 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के टोटल 4 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम है भाई? पहला नियम, प्रतिबिंब बनने के टोटल 4 नियम होते हैं। हम लोग एक फिगर की मदद से समझते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ये दर्पण है, हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ये एक अवतल दर्पण है। हम लोग मानते हैं इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ये जो समतल रेखा जा रही है, जो एक सरल रेखा जा रही है, इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। ये है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पे सी होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये होता है एफ यानी फोकस, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर होगी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ लिया था, क्या है, किस चीज़ का बना है, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हो, समांतर कहने का मतलब ये है प्रधान अक्ष, है ना, ये प्रधान अक्ष है। तो यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हो, देखिए ये किरण आ रही है इसके समांतर, तो यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हो तो वो दर्पण से टकराने के बाद, इसका परावर्तन होगा। तो वह किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। अभी कहीं से भी आ रही हो, ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। कब? जब ये प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। तो प्रधान अक्ष से समांतर आती कोई भी किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम है, इसको भी हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ पे भी हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसका ये है मध्य बिंदु जिसको हम ध्रुव कहते हैं, और ये है इसका प्रधान अक्ष, ठीक है। ये इसका वक्रता केंद्र है, इसका फोकस दूरी है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई किरण फोकस से होकर यदि दर्पण पे आ रही है, कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजर के दर्पण पे पड़ रही है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। मतलब ठीक पहले वाले नियम का उल्टा है ये। पहला वाला नियम क्या था कि प्रधान अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से गुजर जाती है। और दूसरा हमारा ये नियम है कि यदि फोकस से गुजर के कोई किरण दर्पण पे पड़ेगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसका परावर्तन जो होगा वो प्रधान अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। अब ये दोनों देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसका 2 और नियम है, हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो आप लोग को ये 2 नियम समझ में आया होगा। अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते आगे, है ना। इसको भी हम लोग फिगर की ही मदद से समझेंगे। लास्ट में मैं ये चारों नियम को बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये नियम लिखने के लिए आता है एग्जाम में। बोलेगा कि प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं, कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, अभी आप समझो। पहला नियम था कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा नियम था यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के दर्पण पे आएगी तो टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम है यहाँ पे, यह है फोकस, यह है इसका प्रधान अक्ष, यह है इसका वक्रता केंद्र, और यह है फोकस। तो तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे टकराती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद बिना किसी परावर्तन के उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये जिस लाइन से आ रहा होगा उसी लाइन से वापस लौट जाएगा, इसका परावर्तन कहीं नहीं होगा। जैसे पहले में परावर्तन हो रहा था, दूसरे में हो रहा है, तीसरे में इसका परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको। अब चौथे नियम की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग फिगर से ही समझेंगे। फिगर से क्या है ना कि समझना बहुत इजी होता है, ठीक है। यह इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु, यह है इसका प्रधान अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये है इसका फोकस। ठीक है, ये वाला पी है, ध्यान देना आप लोग, है ना। ये बिंदु ही को पी कहते हैं, ठीक है। तो 3 नियम हम लोगों ने समझ लिया। चौथा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आकर टकराती है, यदि कोई प्रकाश की किरण आकर के ध्रुव पे टकराएगी तो वो प्रकाश की किरण ये प्रधान अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, ध्रुव से टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष से उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको परावर्तन के नियम से भी समझ सकते हैं कि एक
क्या है, कोण आई है और ये कोण आर है, मतलब ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। ठीक है, यही होता है ये कि अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण ध्रुव पे टकराती है तो वो ध्रुव से टकराने के बाद जितना डिग्री का कोण पहले बनाती हुई आ रही थी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस भी चली जाएगी। तो ये 4 नियम है, आप लोग इस नियम को देख लीजिए एक बार, हम इसको बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, पहला नियम हमारा ये कहता है, मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ कि प्रतिबिंब बनने के मुख्य 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से गुजर जाती है, यह पहला नियम हुआ। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजर के दर्पण पे टकराती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो गुजर जाती है। ठीक है, तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे टकराती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक, चौथा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे जितना डिग्री का कोण प्रधान अक्ष से बनाती हुई आ रही थी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वह दूसरी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, हो गया, यह चारों नियम आप लोग का कंप्लीट है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे लिखने में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में हम लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छे से बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए जल्दी से। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कहाँ पे रखेंगे वस्तु को तो कहाँ पे बनेगा, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी बहुत अच्छी तरीके से फिगर की ही मदद से सीखेंगे। तो सबसे पहला मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ये एक दर्पण है जिसका पीछे से कलई किया हुआ है, तो परावर्तक सतह का वो अंदर की ओर। अब जब अंदर की ओर है तो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण होगा, है ना, ये होगा अवतल दर्पण। अभी जो अवतल दर्पण, तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव से जो एक सरल रेखा जाती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये दर्पण, ये जो दर्पण किसी खोखले गोले का भाग है ना, गोलीय दर्पण का भाग है, तो उस गोलीय दर्पण का कोई केंद्र होगा तो उस केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो बस इसी में, यही अवतल दर्पण में हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है। एग्जाम में भी आएगा तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसमें जो करना है अभी हम बताते हैं। तो हम लोगों ने अभी सीखा 4 नियम, ठीक है, जिसमें से कोई भी 2 नियम हम अपना के, कोई भी 2 नियम से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे पहला और दूसरा नियम। ठीक है, तो कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम, प्रतिबिंब जो बनेगा उसके लिए आप लोग को वस्तु दिया रहेगा, वस्तु पहले से निर्धारित होगी कि वस्तु कहाँ पे है। बोल सकता है कि वस्तु अनंत पे है, या बोल सकता है वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे है, बोल सकता है वस्तु वक्रता केंद्र पे है, या बोल सकता है वक्रता केंद्र फोकस के बीच है, या बोल सकता है फोकस पे है, या बोल सकता है फोकस और ध्रुव के बीच है, या बोल सकता है, हाँ बस इतना ही हो सकता है, सॉरी। तो पहला हमारा यहाँ पे बोल दिया है कि वस्तु जो है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जो है वह कहाँ है, वक्रता केंद्र के पीछे। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वस्तु की स्थिति जो है वह वक्रता केंद्र के पीछे है। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु की स्थिति। तो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र है, तो इसके पीछे मतलब कि कोई वस्तु है यहाँ पे। ये एक सीधा रेखा में हम लोग इसको स्केल से ड्रॉ करके दिखाएंगे, ये है वस्तु। ठीक है, अभी हो गई वस्तु की स्थिति, ये कहाँ है, हमारे वक्रता केंद्र के पीछे है। तो अब इसमें से हम लोग को मतलब केवल 2 ही रेखा को लाने की जरूरत है, जिससे हम लोग का प्रतिबिंब बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात का, जब आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो आप लोग को ध्यान रहे, जो ये दर्पण है, ये दर्पण आप लोग जहाँ भी लीजिए, जिस भी चीज से पारिए, उसका मध्य बिंदु ही फोकस लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चांद आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है मैथ में आप लोग इसका यूज किए होंगे, इंस्ट्रूमेंट में होता है ये, है ना, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ से एक ऐसे लाइन पार लीजिएगा और इसका 90 डिग्री जहाँ पे होगा ना, वही पॉइंट इसका ले लीजिएगा, ध्रुव। ठीक है, तो ये ध्रुव पारने समझ में आ गया, चांद लेना है, चांद को साइड से ड्रॉ कर देना है और इसका 90 डिग्री जहाँ पे होगा वहीं पे हमारा एक पॉइंट लेना है, जिसको कहेंगे हम लोग ध्रुव। ठीक है, फिर एक सीधा रेखा एकदम मिला देना है और वक्रता केंद्र स्केल से नाप के ले लेना है। अगर 6 मीटर वक्रता केंद्र ले रहे हैं, ध्रुव से अगर 6 मीटर वक्रता केंद्र ले रहे हैं तो फोकस दूरी 3 मीटर की होगी। अगर 8 मीटर वक्रता केंद्र ले रहे हैं तो फोकस दूरी 4 मीटर की होगी। मतलब कि आर जितना ही बड़ा होगा, एफ
उसका आधा होगा। ठीक है, आर किसको कहते हैं, सी से पी तक की दूरी को आर कहते हैं, तो और एफ किसको कहते हैं, एफ से पी तक की दूरी को एफ कहते हैं। इसीलिए हमारा वक्रता केंद्र तक का दूरी जितना होगा उसका आधा हम लोग फोकस की दूरी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब। तो वस्तु है हमारा वक्रता केंद्र के पीछे, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक समांतर रेखा लाते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर रेखा आ रही है ना, प्रतिबिंब से आ रही है कोई एक प्रकाश की किरण जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। पहला नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। सेम हम लोग भी वही करेंगे, स्केल से इसको फोकस से गुजार देंगे। हमने गुजार दिया। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजर के दर्पण पे टकराती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। तो दूसरा किरण हम लोग लेते हैं जो कि यहाँ से आके फोकस से टकराया। ठीक है, ये किरण गया जाके फोकस से टकराया। अब फोकस से टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के सामने आएगा। ठीक है, ये प्रधान अक्ष के सामने आएगा, तो प्रधान अक्ष के सामने हम ले आए। अब हम लोग प्रतिबिंब जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जहां पे मिलती है उसी बिंदु को क्या क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ पे आकर के मिल रही है, इस बिंदु पे आके मिल रही है ना, तो इस बिंदु से हम लोग एक सीधा एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच देंगे। तो ये था हमारा वस्तु जिसका नाम था ए और बी, ये जो तीर है ये था हमारा वस्तु जिसका नाम है ए बी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये तो ये इसका नाम हो गया ए डैश और इसका नाम हो गया बी डैश। ठीक है, अब इसका हम लोग लिखते हैं प्रकृति। प्रकृति लिखने के लिए आता है, तो प्रकृति क्या होगा, पहला प्रकृति हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो देखिए वस्तु कहाँ था, वक्रता केंद्र के पीछे था, तो प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति ये होगी, और यहाँ पे ये कहाँ पे बनी है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, ये पहला प्रकृति हुआ। दूसरा प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब जो बना, देखिए यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है मतलब सीधा है, और यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है मतलब उल्टा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब बना है उल्टा। तीसरा क्या है कि देखिए इसका जो प्रतिबिंब बना है, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे उल्टा बना है। अभी जो प्रतिबिंब बना दर्पण के सामने बना ना, दर्पण के पीछे तो नहीं बना है। तो दर्पण के सामने जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना हमारा, वास्तविक। ठीक है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बना है, उल्टा बना है और ये वास्तविक बना है। ये हो गई इसकी प्रकृति। ठीक है, तो चौथा प्रकृति होगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा। देखिए यहाँ जो इतना बड़ा एरो दिख रहा है ना, इसमें ये थोड़ा सा छोटा दिखे। आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो ये छोटा होगा, इस एरो से छोटा होगा। तो ये हमारा पूरा एरो क्या था, वस्तु था, तो ये वस्तु से छोटा एरो बना है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, वस्तु से छोटा बना है। यहाँ लिखेंगे वस्तु की अपेक्षा छोटा। यहाँ भी लिख सकते हैं, उल्टा ना लिख करके आप लोग लिख सकते हैं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। उल्टा भी लिखेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चार प्रतिबिंब हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए जल्दी से। तो ये दूसरे प्रतिबिंब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, मतलब वस्तु कहाँ होगी अब, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं। अब जो वस्तु रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, सी पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वस्तु रख दी वक्रता केंद्र पर। जो नियम हम लोग को पता है, दोनों नियम करेंगे। पहला, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी कोई किरण, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा, फोकस से गुजरेगी कोई किरण, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आके गुजर जाएगी। तो ये बनेगा इसके सामने। ठीक है, ये कटेगा इसके सामने। स्केल से आप लोग कीजिएगा तो सीधा तरीके से आ जाएगा। तो ये बनेगा इसके सामने, जस्ट इसके सामने अपोजिट में बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रकृति क्या, कि वस्तु कहाँ पे बनी, सी पे ही बनी है। सी पहले भी था और सी पे अभी बनी, तो वस्तु कहाँ बनी, वक्रता केंद्र पर। वस्तु बनी है हमारी वक्रता केंद्र पर। इसका दूसरा जो प्रकृति है, ये देखिए सीधा था एरो, और ये एरो प्रतिबिंब जिसका कैसा बना है, उल्टा बना है। तो यहाँ पे होगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा। तीसरा, वास्तविक बना है क्योंकि दर्पण के सामने ही बना है। चौथा, वस्तु के बराबर। ये जो प्रतिबिंब होगा ना, ये वस्तु जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा ये प्रतिबिंब का भी, प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा होगा। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब
वस्तु की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, तो ये चारों आप लोग लिख लीजिए प्रतिबिंब इसका। और ध्यान रहे दोस्तों कि प्रतिबिंब बनाने आएगा, आप लोग को बनाना है, इसलिए सीख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा सिर्फ प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे प्रतिबिंब की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, तो इसके बीच में हम लोगों ने एक वस्तु रख लिया। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं। सेम नियम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण ले जाएंगे, ले गए हैं प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नियम से क्या जानते हैं कि टकराने के बाद ये कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से आके गुजर जाती है, फोकस से आके गुजर। दूसरा जानते हैं कि फोकस से आके अगर गुजरेगी, फोकस से हम लोगों ने गुजारा, नियम पता है कि अगर गुजरेगी तो टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, तो प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी। अब जहाँ पे टकराता है वही इसका प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे इसका दोनों बिंदु का काट पॉइंट है ना, यहाँ पे बना इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये है ए डैश और ये है बी डैश, सॉरी ये है ए, ये है बी, ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। इसको ध्यान से जल्दी देख लीजिए, समझ में आया। अब इसका प्रकृति लिखते हैं। तो पहला प्रकृति हमारा क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनी है। ठीक है, अभी जो वस्तु बनी है, दूसरा प्रकृति इसका क्या होगा, वस्तु जो है वस्तु से उल्टा है हमारा प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ भी यही होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना ना। तीसरा वास्तविक बना है क्योंकि दर्पण के सामने ही बना है। चौथा, अब जो प्रतिबिंब का आकार है ना, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु से तो बड़ा ही दिख रहा है ना, तो आकार क्या होगा इसका, वस्तु से बड़ा। ये चारों हो गया इसका प्रकृति। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ ना, यह चौथा स्थिति, पहला पीछे रखा था, तीसरा ये चौथा है। तो अब वस्तु की स्थिति यहाँ पे है फोकस पर। ठीक है, तो हम लोगों ने रख दिया है वस्तु की स्थिति फोकस पे। सेम नियम फिर से, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण अगर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से होके गुजर गया। दूसरा नियम हम लोग जो पहले लगाए थे, फोकस से होके गुजारे थे, अब यहाँ पे फोकस से गुजरेगा, फोकस से तो नहीं गुजरेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नियम की तरफ आएंगे। तीसरा नियम हमारा क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर के यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराती है तो बिना परावर्तन के बाद वो उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो देखो यहाँ से, ये वक्रता केंद्र से, यहाँ स्केल से मिलाएंगे सीधा, वक्रता केंद्र और इस पॉइंट से लेके हम लोग एक प्रकाश की किरण ऐसे मिलाते हैं, ये गई और इसी पे ये वापस आ गई। ठीक है, ये बनेगा कुछ इसका प्रतिबिंब इस प्रकार का। तो आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों, अभी यहाँ पे छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कॉपी में स्केल से करोगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। अब जब समांतर है तो कहीं पे तो जाकर नहीं कटेगी ना। अब दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, क्या कहीं पे जाकर के एक दूसरे को ऐसे काटेगी, नहीं ना। अगर ये सीधा जा रही है तो ये तो सीधा ही जाएगी। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब तो कहीं पे कट ही नहीं रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग मानते हैं कि ये जो रेखा जा रही है, देखो रेखा कहाँ जा रही है, पीछे की ओर, वस्तु के सामने जा रही है ना, नीचे की ओर जा रही है, प्रधान अक्ष के नीचे जा रही है, पीछे जा रही है ना। तो ये हम लोग मानते हैं कि अगर कोई समांतर रेखा, जो समांतर रेखा होती है, कोई दो समांतर रेखा, वो अनंत पे जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है। तो दो समांतर रेखा अनंत पे जाके एक दूसरे को काटती है, तो हम लोग मानेंगे कि ये दोनों जो समांतर रेखा जा रही है ये अनंत पे जाकर के एक दूसरे को काट देगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रकृति लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्योंकि ये जाके कटेगी अनंत पर। ठीक है, ये हम लोग मानते हैं कि अनंत पे जाकर के कटेगी। दूसरा, जब अनंत पे बनती है ना तो प्रतिबिंब कैसे बनती है, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि अनंत पे बहुत दूर पे जाके बनाना तो बहुत बड़ा बनाएगा, ये हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा है इसमें क्या, तीसरा है इसमें कि ये जो प्रतिबिंब है, देखो अभी प्रधान अक्ष के नीचे है तो ये उल्टा बनेगा। चौथा, बन तो रहा है इस साइड ही ना, दर्पण की इस साइड ही बन रहा है, तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे वस्तु की स्थिति दी गई है फोकस तथा ध्रुव के बीच। फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु हमने रख दिया है। सेम इसमें वैसे ही प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी और कटेगी कहाँ से, फोकस से आगे। ठीक, इसमें भी हम लोग यहाँ से एक किरण को ले जाएंगे ऐसे, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। और वक्रता केंद्र का नियम हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देखिएगा कि अब ये जो दोनों रेखा जा रही है ये समांतर नहीं है, बल्कि इसके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे कम थी और ये बढ़ती जा रही है, तो समांतर जाती है तब तो अनंत पे मिलती है ना। यहाँ तो समांतर भी नहीं जा रही, दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये अनंत पे भी नहीं कटेगी, है ना। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे जाकर के एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रही होगी। ठीक है, पीछे जाकर के किसी पॉइंट पे काट रही होगी। तो हम लोग मान लिए कि यहाँ पे काट रही है। यहाँ पे प्रधान अक्ष को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि पीछे यहाँ पे काटती है, तो जहाँ पे काटती है वहाँ पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसका प्रकृति हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला प्रकृति, वस्तु कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे। वस्तु कहाँ बना, दर्पण के पीछे। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी होता है या काल्पनिक होता है, वास्तविक तो होगा नहीं, आभासी या काल्पनिक। इसको हम ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अवतल दर्पण का वैसा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। वस्तु को कहाँ रखे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के ये दर्पण के पीछे बनेगा, तो वस्तु को कहाँ रखे हम, फोकस और ध्रुव के बीच में। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। सिर्फ ये पहला एक स्पेशल केस है जो अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, तीसरा, अभी जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहला प्रतिबिंब बन रहा है जो वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा है। इसका एरो ऊपर की तरफ है ना, तो वस्तु की अपेक्षा सीधा, इसीलिए इसको स्पेशल केस में रखा गया है। और चौथा क्या है, इसकी ऊंचाई वस्तु से बड़ी है ना, तो वस्तु से बड़ा। ये हो गया आप लोगों का अवतल दर्पण यहाँ पे कंप्लीट। तो ये बात दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु कहाँ रखे तो कहाँ पे बन रहा था उसका प्रतिबिंब। अब हम लोग इस चीज को उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिगर से नहीं बस चार्ट से समझ लेंगे। 3 ही केसेस है इसका, अवतल दर्पण का 5 केस था, इसका 3 केस है। तो पहला केस, अगर वस्तु अनंत पे हो। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, अंदर से क्या होता है, ये ऐसे होता है, इसका ये ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका फोकस होता है और यहाँ इसका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो यदि वस्तु का अनंत पे, अनंत इस साइड होता है, वस्तु अगर अनंत पे है तो कहाँ पे बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। ठीक है, अनंत पे है अगर तो प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनेगा और सीधा बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ दिखाया है। ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी क्यों, दर्पण के पीछे बन रहा है, हमारा परावर्तित एरिया तो ये वाला है ना, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए ये आभासी बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा कि वस्तु से बहुत छोटा। हम लोग पहले भी जानते हैं अनंत पे कोई वस्तु हो या अनंत पे कोई प्रतिबिंब हो वो बहुत बड़ी ही होती है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने यहाँ देख लिया। दूसरा है अनंत और ध्रुव के बीच। अब जो वस्तु है वो वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं अनंत और ध्रुव, ये अनंत और ध्रुव, तो अनंत और ध्रुव के बीच। जब अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु, है ना, तो कहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देख रहे हो एरो, एरो छोटा है। और कैसा है, आभासी तथा सीधा। आभासी क्यों, दर्पण के पीछे है, और सीधा क्यों, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है ध्रुव पर या ध्रुव के बहुत करीब, तो यहाँ पे ही हम लोग ले लेते हैं। सेम इसमें भी क्या होगा, P और F के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, तो ये आपका चार्ट, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। और हाँ, एक बात और दोस्तों, आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं प्रॉपर नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि इसके बाद 1 या 2 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, क्योंकि पढ़ाने वाला काम सब लगभग हो गया है। बस आवर्धन रह गया है और दर्पण सूत्र रह गया है, तो उसको पढ़ा दूंगा और फिर न्यूमेरिकल्स बनवा दूंगा, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।